गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एएसपी इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और मैं हूं मीनाक्षी शर्मा, आपकी बायोलॉजी मेंटर। आज हम आपके एफएसओ से, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि आपके सभी की एफएसओ के नोटिफिकेशंस आ चुके हैं और एग्जाम्स आने वाले हैं, तो हमने सोचा कि हम बायोलॉजी के उस टॉपिक से शुरू करें जो कि पूरी बायोलॉजी को आपस में जोड़ के रखता है, फिर चाहे वो बॉटनी हो या जूलॉजी हो। और ये बायोलॉजी के बेसिक की तरह काम करता है। हम सब लोगों ने डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इन सब के नाम को बहुत सुना है, लेकिन इनके बारे में स्ट्रक्चर्स बहुत से लोगों को साफ साफ पता नहीं है। ये क्या है ये नहीं पता है। कुछ लोग इसे बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, कुछ लोग इन्हें बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ते हैं। दोनों ही बिल्कुल सेम बात है, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ बॉन्ड्रिंग्स वगैरह भी पढ़नी पड़ती है, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, तो यस इट इज ए केमिस्ट्री। और क्योंकि बायोलॉजी में आ रही तो बायोकेमिस्ट्री है। और क्योंकि ये सारे मॉलिक्यूल्स हमारे सर्वाइवल के लिए, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है और उसके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इन सबको मिलाकर हम लोग क्या बोल देते हैं, बायोमोलिक्यूल भी बोल देते हैं। तो अगर कुछ बच्चे अगर इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हुए रहे कि मैम ने क्या स्टार्ट करवाया था, तो भी मैंने आज स्टार्ट करवाई है आप लोगों के साथ में बायोकेमिस्ट्री। थोड़ा सा मैं इसकी विड्थ को बढ़ा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको बायोलॉजी का बेस बताएगा, बायोकेमिस्ट्री। या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स। देखिए बच्चा, हम इन्हें बायो मॉलिक्यूल्स कह रहे हैं, जो कि बच्चे बेसिकली ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिन्होंने हमारे स्ट्रक्चर को बनाया है, जो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, जो हमें एनर्जी दे रहे हैं किसी भी तरह के अंदर। ये ऐसे कुछ केमिकल कंपाउंड्स है, ठीक है, जो कि बेसिकली हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने इन्हें क्या कहा, बायो मॉलिक्यूल्स कहा। एक साधु महाराज आए और उन्हें प्रवचन दिया कि भाई इस काया का कुछ भी नहीं है, आप क्या लेकर आए थे, आप क्या लेकर जाओगे, एक दिन सब कुछ तो मिट्टी में ही मिल जाना है। तो हमें लगा कि क्या सच में ऐसा होगा कि हमें सबको एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। इस बात को कैसे सिद्ध करें, भाई हम तो साइंस के स्टूडेंट हैं, हम इतना बाबा में विश्वास नहीं करते, हम एक्सपेरिमेंट पे विश्वास करते हैं। तो हमने देखा कि देखते ये क्या कहना चाह रहा है। तो हमने क्या किया, बायोमोलिक्यूल्स हैं या नहीं है हमारी बॉडी में, और जो ये कहना चाह रहा है कि हम तो सब बना इस मिट्टी में मिल जाएंगे, जो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि जिससे मिट्टी बनी है उसी से हम भी बने हुए होंगे। तो इसे टेस्ट करने के लिए हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं ये भी देख लीजिए। बायोमोलिक्यूल्स को हिंदी में बोला जाता है जैव अणु, यानी ऐसे अणु जो जीवन के लिए क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कहीं से हम क्या लेकर आ गए, हम एक ऊतक लेकर आ गए। ऊतक यानी कि कहीं भी एक टिश्यू का टुकड़ा या फ्लैश का टुकड़ा, मांस का टुकड़ा लेकर आए, एक ऊतक को लेकर आ गए। और इस ऊतक को हमने क्या कर दिया, सुखा दिया। अब आप सब जो हम जानते हैं, सुखा देंगे तो इसमें जितना भी जल होगा वो क्या हो जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा। बोलो है या नहीं है। अब इसे सुखा देने के बाद में हमने इसे क्या किया, जलाया। जलाया और जलाने के बाद इससे हमें क्या मिली, राख मिली, जिसे हम लोग अंग्रेजी में क्या बोल देते हैं, ऐश। और इस राख का किसके साथ में, इस राख का जब हमने कंपैरिजन किया किसके साथ में, मृदा के साथ में किया, तो हमें पता चला कि ऐसे बहुत से पदार्थ थे जो राख में भी थे, मृदा में भी थे। हालांकि इन पदार्थों का जो अनुपात था, या आप कह सकते हैं कि मात्रा जो थी वो भिन्न भिन्न थी। जैसे कि सिलिका की मात्रा मृदा में ज्यादा होगी, जबकि हमारे अंदर इतनी ज्यादा नहीं होगी। लेकिन नाइट्रोजन हमारी बॉडी में काफी अच्छा था, जो कि इतना मृदा के अंदर नहीं था, है या नहीं है। तो इस कंडीशन से हमें बहुत सी चीजें पता चली और हमें पता चला कि भाई देखो, बाबा कोई और बात सही कहे नहीं कहे, ये एक बात तो बिल्कुल सही कहकर चला गया कि हमारी जीवन या हमारी जो काया है वो एक समय के बाद में इस पंचतत्व में ही क्या हो जानी है, विलीन हो जानी है। अब हमारे सामने बात उठी कि ये कौन से अणु थे जो हमारी काया को बना रहे हैं। और उन अणुओं को हम जानते तो हैं, जैव अणु कहते हैं, लेकिन जैव अणु कौन कौन से थे हैं, तो इसके लिए हमने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट भी किया। तो चलिए हम दूसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं, फिर हम चैप्टर में धीरे धीरे करके कहाँ बढ़ेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड एक्सपेरिमेंट। देखिए, आप सभी लोग एफएसओ की तैयारी कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट शब्द और इतने शब्द तो शायद हम लोग हिंदी में थोड़ा बहुत यूज कर सकते ना भाई, थोड़ा बहुत तो यूज कर सकते हैं ना। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हम क्या लेकर आए, फिर से हम लेकर आए ऊतक का टुकड़ा, ऊतक का टुकड़ा। अब हमने इसे क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, ठीक है। या फिर मिक्स करने से पहले हम एक चीज और बताते हैं, इसे हमने क्या डाल दिया, एक जूसर मिक्सर में डाल दिया। हमारे घर में जो होती है ना मिक्सी, वैसी बस एक मिक्सी के अंदर डाल दिया। ये लीजिए, है नहीं। और इसमें मैंने क्या डाल दिया है, वो ऊतक का टुकड़ा डाल दिया है,
बोलो बात समझ में आई कि नहीं। साथ ही साथ के अंदर हमने एक केमिकल डाल दिया इसके अंदर। भाई चटनी बनाते थोड़ा पानी को डालना पड़ता है। इस केमिकल का नाम है ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। बोलो बात समझ में आई। तो ये ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिटिक एथिक CCl3COOH CCl3COOH, ये ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड हमने इसके अंदर क्या कर दिया, डाल दिया और इसे पीस लिया। पीसने के बाद में, ठीक है, पीसने के बाद हमें यहाँ पर क्या मिली, चटनी मिली। क्या मिली, चटनी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, है नहीं, जिसे अंग्रेजी में क्या बोल दिया जाता है, स्लरी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, स्लरी। अब हमने इस स्लरी को या इस चटनी को क्या किया, छाना। क्या किया, छाना। तो भाई आप अगर चाय छान रहे हैं, चटनी छान रहे हैं, तो आपको खुद को पता होगा जो बहती हुई चीज़ होगी वो तो नीचे चल जाएगी, जो भारी होगी, बड़ी होगी, वो कहाँ रह जाएगी, ऊपर रह जाएगी। तो आप जब इसको छानेंगे तो आपको दो भाग मिलेंगे, एक अछनित भाग मिलेगा और एक छनित भाग मिलेगा। तो यही हमारे साथ में हुआ। जब हमने इसको छाना तो छानने के बाद में हमें दो भाग मिले। एक तो हमें मिला कौन सा, छनित, जो छनकर कहाँ गया, नीचे गया, जिसे अंग्रेजी में आप कौन सा भाग कह सकते हैं, फिल्ट्रेट पार्ट कह सकते हैं। बोलो बच्चा, बात समझ में आ रही है यहाँ तक का। और दूसरा जो हमें यहाँ पर भाग मिला है वो हमें मिला अछनित, जिसे हम कौन सा पार्ट कह सकते हैं, नॉन फिल्ट्रेट पार्ट बोल सकते हैं, क्योंकि ये छनकर अलग ही नहीं हुआ, है नहीं। तो यहीं से हमें पता चला कि हमारे पास में जो अब बायोमोलिक्यूल्स है वो दो तरह के होने वाले हैं। दो तरह के कैसे होने वाले, एक जो हमें छनकर मिले होंगे और एक हमें जो बिना छने मिले होंगे। अब सीधी सी बात तो मुझे एक समझ में आती है, वो ये समझ में आती है कि वो मॉलिक्यूल जो साइज में छोटे रहे होंगे वो छनकर नीचे चले गए होंगे, और वो अणु जो साइज में बड़े रहे होंगे, जिनकी जो साइज है या जिनका जो आकार है वो उस जिस कपड़े से छाना हमने या फिल्टर पेपर से छाना, जिससे भी छाना, उसमें जो छिद्र है उनसे बड़ा रहा होगा, तो आसानी से छनकर नहीं गए। कोई दिक्कत है यहाँ तक के अंदर। तो सबसे पहले जो छोटे अणु थे जो छनकर चले गए, उन्हें तो हमने क्या बोला, उन्हें हमने बोला लघु जैव अणु। और इनकी एक एक प्रॉपर्टी के बारे में हम जानने वाले हैं, जिन्हें अंग्रेजी में आप लोग क्या बोलेंगे, माइक्रो बायो मॉलिक्यूल। बोलो बात समझ में आई। और एक आपको जो अछनित मिले हैं, जो छन कर नहीं गए, यानी कहीं ना कहीं उनका आकार बड़ा रहा था, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, दीर्घ जैव अणु, यानी कि मैक्रो बायो मॉलिक्यूल। कोई दिक्कत है यहाँ तक के अंदर। अब देखिए बच्चा, इन दोनों में फर्क क्या है। इन दोनों में फर्क ये था कि अगर हम आकार के आधार पर देखें तो देखिए 800 से, देखिए आप सेंटीमीटर, मीटर, ऐसे ही जैव अणुओं के आकार को मानने के लिए हम जो इकाई यूज करते हैं इसे डाल्टन कहते हैं। तो अगर कोई जैव अणु 800 से 10,000 डाल्टन के बीच में था उसकी साइज, तो वो बहुत छोटा था आकार के अंदर और वो आसानी से छनकर जा सकता था। लेकिन अगर यही जो आकार है, ठीक है, ये क्या है, ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 10,000 डाल्टन से, तो फिर ये क्या होगा, बड़ा था। तो वृहत अणुओं की जो साइज होती है वो 10,000 डाल्टन से क्या होती है, ज्यादा होती है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। दूसरी बात देखिए, ये कहीं ना कहीं जो आपका अम्ल था, जो आपका विलायक था, उसमें घुल गए होंगे, तो घुलकर उसमें मिक्स हो गए और कहाँ चले गए, अंदर चले गए। तो ये कैसे रहे होंगे, ये घुलनशील रहे होंगे और इसी वजह से ये आसानी से क्या हुए होंगे, घुले होंगे। ये कैसे रहे होंगे, अघुलनशील रहे होंगे, इसीलिए अलग रह गए और छानने पर बिल्कुल सेपरेट भी होते चले गए। बोलो बच्चा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। और देखिए, अगर ये घुले हैं तो ये अपने आयनों में टूटे होंगे। देखो कैसे, याद कीजिए, ये आपके पास में नमक है NaCl, है नहीं, इतनी केमिस्ट्री आप सब लोग जानते हैं। जब आप इसे जल में घोलते हैं, H2O के अंदर घोलते हैं, तो क्या होता होगा, जहां तक मुझे लगता है ये Na प्लस Cl माइनस में, यानी अपने अणु अपने आयनों में टूटता ध्रुवता दर्शा रहा है, और ये H प्लस
प्लस OH माइनस के अंदर टूटता है। तो ये इसके अंदर क्या होता है, ये इसके साथ में बंध्यता दर्शा जाता है और ये इसके साथ में बंध्यता दर्शाता है, और आपके सामने क्या बन के तैयार होता है, आपके सामने बनकर तैयार होता है NHCl और साथ ही के अंदर NaOH। होता है कि नहीं होता? ऐसा क्यों हुआ? ये NaCl नमक है, सॉल्ट है, और क्योंकि ये अपने आयनों में टूट सकता था, ये ध्रुवता दर्शा रहा था, इसलिए घुल गया। सिलिका, मिट्टी नहीं घुलती क्योंकि अपने आयनों में नहीं टूटती है नहीं है। तो सीधी सी बात है, जो भी मेरे जैव अणु रहे होंगे, कौन से जैव अणु रहे होंगे मेरे पास के अंदर, फिल्ट्रेट वाले, जो जिन्हें मैं क्या कह रही हूँ, छोटे कह रही हूँ, लघु जैव अणु कह रही हूँ, ठीक है। ये कैसे रहे होंगे, ये ध्रुवीय रहे होंगे। तो ये कैसे हैं, ध्रुवीय है, यानी कि क्या हो जाते हैं, आसानी से आयनीकृत हुए होंगे, अपने आयनों के अंदर टूटे होंगे। और वो अम्ल जो था वो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड था, देखो वो तो वैसे ही टूटेगा, है नहीं है। और ये कैसे रहे होंगे, ये अध्रुवीय रहे होंगे, अध्रुवीय। और अध्रुवीय है तो बेसिकली कैसे होंगे, आयनीकृत होंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई यहाँ तक की, है ना। अब आगे की तरफ देखते हैं। देखिए आगे तरफ जब हम गए तो हमें इसके अंदर एग्जाम्पल पता चले, तो हमें देखा भी ऐसे कौन कौन से अणु है जिनकी साइज भी इतनी छोटी है, जो इतनी आसानी से घुलनशील हो रहे हैं, जो ध्रुवीय हैं। हमने इनको देखना चाहा, तो जब हमने इनको केमिकली देखा तो हमें यहाँ पर मिले अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल। दूसरे हमें यहाँ पर कौन मिले, न्यूक्लिक अम्ल। तीसरी हमें क्या मिली यहाँ पर, मोनोसैकेराइड, यानी कि एकल शर्करा, जिसे मैं इंग्लिश में भी लिख देती हूँ मोनोसैकेराइड। जैसे आपकी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज होती है ना, ये सब छोटी शर्कराएं जो पानी में आसानी से घुल जाती है। जब मैंने यहाँ पर देखा तो यहाँ मुझे मिला, पता चला कि यहाँ पर तो कौन है, प्रोटीन है। यहाँ पर मेरे पास में, सॉरी यहाँ न्यूक्लिक अम्ल नहीं है, सॉरी यहाँ न्यूक्लियोटाइड है। तो यहाँ पर मुझे मिला है अमीनो अम्ल के साथ साथ न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर प्रोटीन के साथ साथ में कौन आएंगे, न्यूक्लिक अम्ल। और न्यूक्लिक अम्ल के साथ साथ में कौन आएंगी आपके पास में, बहुशर्करा, जिन्हें आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, है नहीं है। तो इस तरीके से हमें पता चला कि अच्छा ये हैं जो हमारे पास में कौन है, अमीनो अम्ल है या न्यूक्लियोटाइड है, एकल शर्करा, ये हमारे पास में कैसे होते हैं, साइज में छोटे होते हैं और आसानी से घुलनशील होते हैं। और ये क्या होते हैं, बड़े होते हैं। अब एक सवाल मेरे दिमाग में आता है, मैम प्रोटीन हो गया, शर्करा हो गई, न्यूक्लिक अम्ल हो गए, लिपिड यानी कि वसा कहाँ गई। तो देखिए वसा की स्थिति कहीं पर भी फिक्स नहीं है। जो वसा होती है ना, उसका जो साइज होता है, देखिए मैं इसे ग्रीन पेन से लिखती हूँ कि अलग से रहे। वसा जो होती है ना, इसकी जो साइज होता है, यानी कि इसका जो क्या होता है, आकार होता है, वो तो क्या आ जाता है, 10,000 डाल्टन के अंदर अंदर आ जाता है। तो इसे होना तो क्या चाहिए था, लघु जैव अणु होना चाहिए था। परंतु वसा क्या करती है, अलग होने पर फिर से जुड़ जाती है और जुड़कर एक बड़ा सा रूप ले लेती है, यानी एक एक अणु आपस में जुड़कर एक बड़ा सा रूप ले लेता है वो सेपरेटेड, लेकिन बड़ा सा रूप लेने पे वो छन नहीं पाते। इसे आप कैसे इमेजिन कीजिए, आप एक ग्लास लीजिए, उसमें तेल डाल दीजिए, आप उसे बहुत तेज तेज घुमाइए, जबकि हमने यहाँ पर भी क्या होगा भाई, वो जो ऊतक था उसके अंदर वसा रही होगी, तो जब हमने उसको मिलाया तो वो सारी ऐसे गिरी हटी होगी, अट जाएगी पानी की ग्लास में भी, फिर थोड़ी देर बाद में वो वापस से क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। तो अलग अलग हो सकते थे, अलग अलग अणु थे, लेकिन वापस से क्या हो जाते हैं, एक, क्योंकि उनमें एक दूसरे के साथ में रहने की टेंडेंसी, उसको आकर्षित करके रहने की टेंडेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है, वो मिसेली बनाते हैं। हम लोगों ने 10वीं क्लास में भी पढ़ा था, है नहीं है। तो इसकी वजह से है, तो वो देखा जाए तो ओरिजिनली वो एक ही अणु है, लेकिन वो आपस में जुड़कर रहते हैं, तो उससे उनका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ गया, कि साइज बढ़ गई और वो छन नहीं पाए। तो इसीलिए वसा का कोई स्थान क्या नहीं है, फिक्स नहीं है। कुछ लोग इन्हें लघु जैव अणुओं के अंदर कंसीडर करते हैं और कुछ लोग इन्हें दीर्घ जैव अणुओं में कंसीडर करते हैं। और आगे देखिए, हमें कैसा लग रहा है, ऐसा लगा, हमें पता चला कि जो प्रोटीन होती है ना, ये किसका घटक है, अमीनो अम्ल का ही तो घटक है। अमीनो अम्ल ही तो आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, प्रोटीन। न्यूक्लियोटाइड ही है जो आपस में जुड़कर बड़ी बड़े न्यूक्लिक अम्ल बनाते हैं। एकल शर्करा ही है जो आपस में जुड़कर क्या बनाती है, बहुशर्करा बनाती है। यानी कि आप ऐसा कुछ मानिए, एक मोती है और वो मोती ही तो आपस में जुड़कर क्या बनाने वाला है, माला बनाने वाला है। तो आप इस माला को किसकी माला कहेंगे, मोतियों की माला। तो प्रोटीन अगर एक चेन है, एक श्रृंखला है, तो वो किसकी श्रृंखला है, अमीनो अम्लों की।
अगर डीएनए आरएनए जो कि न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, दो तरह के होते हैं भाई आपके पास में, एक डीएनए और एक आरएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये एक लंबी श्रृंखला है। तो ये किसकी श्रृंखला है भाई? ये किसके जुड़ने से आपस में बनी है? इस न्यूक्लियोटाइड के, जिसकी संरचना हम देखेंगे। हमारे पास में स्टार्च, सेलुलोज, ये बहुत वृहत पॉलीसेकेराइड से, बहुशर्करा है, ये आपस में किसके जुड़ने से बनी है? हमें पता चला सेलुलोज तो ग्लूकोज अणुओं के आपस में जुड़ने से बनी है। तो एक बात मुझे क्या समझ में आई यहाँ पे देखकर कि कहीं ना कहीं ये कैसे काम करते हैं? ये मोनोमर की तरह काम करते हैं। मोनोमर का मतलब क्या होता है? एक लक के समान काम करते हैं। जैसे कि मोतियों की माला में वो मोती एक इकाई है उसकी, तो एक इकाई के समान काम करते हैं। और फिर इनसे जो ये संरचना बन रही है ना, कौन से? वृहत अणुओं की। ये वृहत अणु कैसे काम करते हैं? ये बहुलक होते हैं। तो क्या बात समझ में आई? हमें ये बात समझ में आई कि जो हमारे पास में, मैं इसे यहां से हटा देती हूँ, कि जो हमारे पास में दीर्घ जीव अणु है, तो दीर्घ जैव अणु लघु जैव अणुओं के बहुलक होते हैं। बोलो बात समझ में आई? तो दीर्घ जैव अणु अक्सर लघु जैव अणुओं के क्या होते हैं? बहुलक होते हैं, उनसे मिलते हैं। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि उस मोती की माला में जो मोती एकलक है, वैसे प्रोटीन की श्रृंखला में जो वो अमीनो अम्ल है वो उस मोती के समान काम कर रहा है, जो कि उसकी एक इकाई है। और उसने आपस में जुड़ जुड़ के क्या बनाया है? कंप्लीट आपके दीर्घ अणु को बनाया है। चलिए अब हम एक एक जैव अणु को लेते हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं। और सबसे पहला जो जैव अणु लेने वाले हैं वो हम लेते हैं न्यूक्लिक अम्ल, क्योंकि आपको बहुत बढ़िया लगेगा। तो चलिए सबसे पहले हम जिसको स्टार्ट कर रहे हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूक्लिक अम्ल को। थोड़ा ढंग से लिखते हैं इसे। न्यूक्लिक अम्ल। और अब तो हमें ये भी पता चला चुका है कि ये जो न्यूक्लिक अम्ल होता है ये दो तरह का होता है। एक है हमारे पास में डीएनए और एक है हमारे पास में आरएनए, है नहीं? लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी पता चला है कि ये न्यूक्लिक जो अम्ल होते हैं ये क्या है? ये बहुलक है। क्या है? बहुलक, यानी कि ये क्या है? पॉलीमर। भाई देखो कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट भी देख रहा है, तैयारी कर रहा है, तो उसको भी समझ में आए। तो ये पॉलीमर है। अब किसके पॉलीमर है? तो हमें ये भी पता चल चुका है, अभी हमने पिछले लेक्चर के अंदर देख लिया कि ये सभी लोग न्यूक्लियोटाइड के बहुलक है। तो देखिए, मैं न्यूक्लिक अम्ल की संरचना को समझूं उससे पहले मैं ये तो समझूं कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बना है। भाई जैसे ये दीवार ईंट से बनी है, तो ईंट इसका एकलक है और दीवार क्या है? उस ईंट की बहुलक है। तो दीवार को कैसे बनाया, इससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि वो ईंट कैसे बनी, उसके क्या क्या घटक है। ऐसे ही न्यूक्लिक अम्ल जो है वो न्यूक्लियोटाइड से बना है। तो ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है हमें पहले ये जानना है। तो हमें ये तो पता चल गया कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो एकलक होने वाला है किसका? न्यूक्लिक अम्ल का, फिर चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो। और अगर डीएनए डीऑक्सीराइबोज है और आरएनए राइबोज है तो कुछ तो फर्क होगा, बिल्कुल सही बात है। तो चलिए हम आगे की तरफ देखते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे न्यूक्लिक अम्ल के घटक। तो चलिए हम आते हैं, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। हाँ भाई, न्यूक्लिक अम्ल के घटक। देखिए कौन कौन से घटक है न्यूक्लिक अम्ल के, ठीक है, देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला जो इसका घटक है वो तो कौन हो जाती है आपके पास में? शर्करा, है नहीं? दूसरा घटक आपके पास में यहाँ पर आएगा नाइट्रोजन क्षार, जिनके बारे में हम बिल्कुल अच्छे से डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। और तीसरा जो हमारे पास में आने वाला है वो यहाँ पर आएगा फॉस्फोरिक एसिड, जिसे मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ
फास्फोरिक अम्ल, है नहीं? तो ये तीन घटक यहाँ पर मिलकर क्या बनाएंगे, एक न्यूक्लिक, सॉरी मैंने न्यूक्लिक अम्ल लिख दिया ऊपर, एक न्यूक्लियोटाइड को बनाएंगे। ठीक है, यहाँ तो मैंने न्यूक्लियोटाइड ही लिखा है ना, हाँ, तो एक न्यूक्लियोटाइड को बनाएंगे। चलिए, न्यूक्लियोटाइड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले हमने आज जैव अणुओं को स्टार्ट किया है, और जैव अणुओं के अंदर हमने क्या देखा है, जैव अणुओं के अंदर हमने देखा कि जैव अणु हमारे पास में क्या हो सकते हैं। जैव अणु वो है जो हमारे जीवन को क्या कर रहे हैं, सस्टेन करने में या हमारे जीवन को आगे करने में क्या कर रहे हैं, हमारी सहायता कर रहे हैं। अब ये जो जैव अणु है, ये हमारे पास में क्या है, दो तरह के रहे। कुछ जैव अणु छोटे हैं जिन्हें हमने क्या कहा है, लघु जैव अणु कहा है, जिनकी अलग अलग क्या है, प्रॉपर्टीज है। और कुछ जैव अणु हमारे पास में क्या है, बड़े हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज भी हमारे पास में क्या है, अलग अलग है। उसमें सबसे पहला जो जैव अणु हमने उठाया है, वो हमने उठाया है कौन सा, न्यूक्लिक एसिड उठाया है। और न्यूक्लिक एसिड के अंदर बेसिकली हम क्या देखने वाले हैं, न्यूक्लिक एसिड के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि कौन कौन से न्यूक्लिक एसिड है हमारे पास में। ठीक है, जो बेसिकली क्या करेंगे, किस तरीके से हमें बनाएंगे, तो डीएनए और आरएनए है। और ये न्यूक्लिक एसिड का जो एकलक होता है, जिनकी इकाई होती है, वो कौन है, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड किस किस से बना है हम ये जानने वाले। तो हमें पता चला न्यूक्लियोटाइड के तीन घटक है, एक है शर्करा, एक है हमारे पास में नाइट्रोजन क्षार, और एक अब हमारे पास में क्या होने वाला है, एक हमारे पास में आ जाएगा अब फॉस्फोरिक अम्ल। ठीक है, तो अब हम एक एक करके एक एक घटक की बात करते हैं। सबसे पहले हम जिसकी बात करने वाले हैं, वो हम बात करेंगे किसकी, शुगर के बारे में या फिर शर्करा के बारे में। तो चलिए हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, शर्करा के बारे में। पहले अच्छे से समझिएगा। देखिए, यहाँ पर जो शर्करा होती है हमारे पास में, वो कौन सी शर्करा होती है, अच्छे से देखिएगा। तो सबसे पहला घटक हमारे पास में कौन आ रहा है, शर्करा। पहली बात तो यहाँ पर जो शर्करा होगी, जो डीएनए और आरएनए को बनाने में काम आती है, वो कौन सी शर्करा है, 5 कार्बन शर्करा। तो क्योंकि 5 कार्बन वाली है, तो आप इसे कौन सी शुगर कहेंगे, पेंटोज शुगर, क्योंकि कितने कार्बन वाली है, 5 कार्बन वाली है। कोई दिक्कत यहाँ तक के अंदर। आगे देखिए, ये शर्करा विषम चक्रीय होगी। विषम चक्रीय का मतलब क्या होता है, ये सुनिएगा। आप सब लोग ने बेंजीन रिंग को देखा है। बेंजीन रिंग जहां तक मुझे पता है C6H6 कुछ ऐसी होती है, जिसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर भी कार्बन, चलिए मैं इसको चेन में बनाऊँ ना, श्रृंखला में बनाती हूँ। तो ये कैसी होती है, रिंग होती है, तो ये विषम चक्रीय होती है। देखो चक्र में कैसी होती है बेंजीन, ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन और ये छठा कार्बन। 1 2 3 4 5 6, देखिए आपको 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते हैं। 6 कार्बन आप लोगों को नजर भी आ रहे हैं, और इसे आप थोड़ा सा कुछ इस तरीके से बनाते हैं। तो देखिए, इस रिंग के अंदर सभी जगह पे कार्बन है, कोई और अणु नहीं आ रहा है। लेकिन अगर इस रिंग में कार्बन की जगह पे ऑक्सीजन आ जाए, या ऑक्सीजन की जगह पर कौन आ जाए, ऑक्सीजन की जगह पे नाइट्रोजन आ जाए, कुछ और आ जाए कार्बन की जगह, तो ये विषम चक्रीय हो जाएगी। तो कुछ यहाँ पर भी ऐसा ही है। ये जो आपके पास में कार्बन है यहाँ, सॉरी, ये जो आपके यहाँ पर शुगर है या जो शर्करा है, जो कि डीएनए आरएनए को बनवाएगी, जो कि न्यूक्लियोटाइड का घटक है, ये कैसी है यहाँ पर, ये है विषम चक्रीय। एक और हमें बात पता चली, विषम चक्रीय। एक मिनट, कैसी है, विषम चक्रीय। और इस शुगर का नाम क्या है, तो अगर आप आरएनए में देखेंगे, तो आरएनए में तो ये शुगर है राइबोज शर्करा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। और अगर वहीं आप डीएनए में देखेंगे, तो ये कौन सी शर्करा है, ये है डी ऑक्सी राइबोज शर्करा। बोलो बात समझ में आई। तो आप जो सबसे पहला घटक न्यूक्लियोटाइड का, वापस से कह रहे हैं, न्यूक्लिक अम्ल आपके पास में दो तरह के, एक डीएनए और एक आरएनए, जो कि लंबी लंबी श्रृंखलाओं के रूप में मिलते हैं। तो इस श्रृंखला का निर्माण इसकी एक इकाई करती है, उस इकाई का नाम है न्यूक्लियोटाइड।
तो जब न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते चले जाते हैं तो लंबे लंबे डीएनए व आरएनए रूपी श्रृंखलाओं को बना देते हैं। चलो हम ये तो बाद में देखेंगे श्रृंखला कैसे बनेगी, पहले हमने देखना चाहा कि एक न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। तो खुद अकेले एक न्यूक्लियोटाइड को 3 घटक बनाते हैं, शर्करा, नाइट्रोजन और क्षार और फॉस्फोरिक अम्ल। अब ये जो यहाँ पर शर्करा है ये 5 कार्बन वाली शर्करा होती है। पहली बात, ये विषम चक्रीय होती है, यानी कि शर्करा की जो चक्र बनने वाला है, जो रिंग बनने वाली है, उसमें कार्बन के अलावा कोई और उपस्थित है। कौन है वो अभी आपको पता चलेगा। ये 2 तरह की हो सकती है, जैसे कि आपके पास न्यूक्लिक अम्ल भी 2 तरह के, एक आरएनए और एक डीएनए। तो आरएनए में मिलने वाली शर्करा का नाम है राइबोज शर्करा और डीएनए में मिलने वाली शर्करा का नाम है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। अब देखिए दोनों में फर्क क्या है, दोनों का फॉर्मूला भी देखते हैं। अगर आपके पास में राइबोज शर्करा है जो कि आरएनए की है, तो इसका फॉर्मूला होगा या इसका रासायनिक सूत्र होगा C5H10O5। और वहीं पर अगर आपके पास में डीऑक्सीराइबोज शर्करा है तो इसका फॉर्मूला होगा C5H10O4। तो ये इन दोनों का फर्क है। अब ये कैसा फर्क है ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। आप फटाफट से पहले एक काम कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि हम नहीं, फटाफट हो जाता है कभी कभी तो हम समझ नहीं पाते हैं, तो आप थोड़ा सा इसे फटाफट से समझ भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक के अंदर कोई दिक्कत है? आई होप नहीं होगी। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। देखिए अब हम जब आगे की तरफ जाएंगे तो हमें पता क्या चला कि हम इन शर्कराओं की क्या देखने वाले हैं, संरचना। तो एक तरफ तो हम किसको देखने वाले हैं, एक तरफ तो हम देखने वाले हैं राइबोज शर्करा को। तो इधर तो कौन आ जाएगी, राइबोज शर्करा। और इधर कौन सी आ जाएगी, डी ऑक्सी राइबोज शर्करा। बोलो है नहीं। अब राइबोज शर्करा का फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा, हम वापस लिख देते हैं। क्या था, C5H10O5। चलिए मैं आपको इसको बना के भी दिखा देती हूँ कि कैसे बन रहा है ये, क्योंकि आप मैडम इसे बाबा विषम चक्रीय भी कह रही हो, बिल्कुल सही बात है, मैं इसे विषम चक्रीय कह रही हूँ। देखिए ये कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 और 5वां कार्बन देखिए श्रृंखला के बाहर है, श्रृंखला के अंदर नहीं है, जबकि सॉरी रिंग के बाहर है। रिंग के अंदर कौन आ गई है, ऑक्सीजन। तो ये कैसी हो गई, विषम चक्रीय हो गई। चलिए अब हम सबको एक बार बैलेंस भी करके देखते हैं। तो यहाँ पर कौन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जुड़ा हुआ है H, यहाँ पर है OH, फिर यहाँ पर है OH, यहाँ पर है H, फिर यहाँ पर OH, यहाँ पर H। हर कार्बन की 4-4 वैलेंसी पूरी होनी चाहिए। ये है H, ये है H, H, OH, है नहीं है। अगर मैं इसको नंबर देना चालू करूं तो ये नंबर हो जाएगा 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4 और ये 5वें नंबर का कार्बन। देख सकते हैं आप सब लोग, ठीक है। और हाइड्रोजन को गिन लीजिए। तो 5 कार्बन तो हमने गिन लिए, हाइड्रोजन 10 होनी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए 10 ऑक्सीजन हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन को भी गिन लेते हैं, 5 है। 1 देखिए यहाँ पर जो रिंग के अंदर आ रही है ना, चक्र में जो आ रही है। 2, 3, 4 और 5वें कार्बन के OH समूह में लगी हुई O5 हो गई यहाँ तक के अंदर। तो देखिए आपके पास में 5 क्या आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है। तो इस तरीके से आपके पास में कौन सी शर्करा बनकर तैयार हुई है, राइबोज शर्करा, जो कि आरएनए को बनवाएगी। तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा में क्या है, वो भी 5 कार्बन वाली ही है, लेकिन वहां पर क्या हुआ देखिएगा। क्यों हुआ आपको इस पे नहीं जाना है, आपने इसका फॉर्मूला हमें आगे लिखकर बताया C5H10O4। चलिए हम इसे बना भी लेते हैं फिर से। ये भी एक विषम चक्रीय है। तो ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5। चलिए HOH, वैसे इधर OH होता है, इधर H होता है, मैं इधर भी चेंज कर देती हूँ थोड़ा सा। बोलो बात समझ में आ रही है? इधर क्या है, इधर भी H है और इधर भी H है। यहाँ पर OH, H, 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 OH। देखिए पहली बात तो हमने सबकी वैलेंसी को कंप्लीट किया है। अब आप गिन के देखिए तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सेकंड नंबर के कार्बन पे से, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, सेकंड नंबर के कार्बन से एक जो ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन जो है वो क्या हो गई है, डीऑक्सीकृत हो गई है, यानी कि एक ऑक्सीजन यहां से निकल गई है। तो ये कौन सी शर्करा बन गई, डीऑक्सीराइबोज शर्करा बन गई।
ऐसा क्यों हुआ ये इसमें आपको नहीं जाना है, लेकिन इसकी वजह से डीएनए की शर्करा के पास में एक जो आपके पास में क्रियात्मक समूह है वो कम हो गया। भाई OH, Cl- इन सबको आप क्रियात्मक समूह कहते हो ना। क्या होते हैं क्रियात्मक समूह? जो कि क्रिया करना चाहते हैं, जो कि रिएक्शन करना चाहते हैं, है या नहीं है? तो देखिए इसके तो पहले नंबर के कार्बन पर भी क्या है, OH समूह उपस्थित है। ये देखिए इसके तो पहले नंबर के कार्बन पे भी आपके पास में क्या आ रहा है, OH समूह आ रहा है। दूसरे नंबर के कार्बन पे भी OH आ रहा है, तीसरे पे भी OH आ रहा है, चौथे पे भी OH आ रहा है। तो इसके पास में तो बेसिकली चार क्या है, OH समूह उपस्थित है। अब तो हमें क्या पता चल रहा है कि इसके अंदर जो शर्करा है, जो आपके पास में कौन सी शर्करा है, राइबोज शर्करा है। राइबोज शर्करा के अंदर दूसरे नंबर के कार्बन पर ऑक्सीजन समूह है और ये 5 क्रियात्मक समूहों के साथ है। जबकि यहाँ पर से एक दूसरे नंबर कार्बन से ऑक्सीजन चला गया है, तो यहाँ पर कितने क्रियात्मक समूह रह गए, पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसके पास में सिर्फ 3 ही क्रियात्मक समूह है। तो सीधी सी बात है भाई, जिसके पास में क्रियात्मक समूह कम होंगे वो क्रियाशील भी कम होगा। तो डीएनए और आरएनए में आपसे पूछ लिया जाए कि कौन ज्यादा क्रियाशील है, तो आरएनए ज्यादा क्रियाशील है। और आपके आगे जाके पता भी चलेगा और दूसरे चैप्टर में। एक वजह ये भी है जिसकी वजह से डीएनए आपका आनुवांशिक पदार्थ है। भाई जो भी आपका आनुवांशिक पदार्थ होना चाहिए वो स्थायी होना चाहिए ना। ऐसे आनुवांशिक पदार्थ का क्या फायदा जो कहीं इधर उधर अभिक्रियाएं करके किसी और चीजों में बदलता रहे, है या नहीं है? उसे तो बहुत स्थायी होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। इसीलिए आरएनए हमारा आनुवांशिक पदार्थ नहीं है, क्योंकि बहुत अस्थायी है। 4 क्रियात्मक समूहों की वजह से इसकी जो प्रकृति होती है वो बहुत अधिक क्रिया करने की होती है, जबकि डीएनए में ऐसा नहीं है। और जो क्रियात्मक समूह है वो भी डीएनए की श्रृंखला बनाने में बेचारे में काम आ जाते हैं। तो कोई ऐसा क्रियात्मक समूह ही नहीं रहेगा जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा क्रियाशील बने। ये कैसे? जब संरचना होगी तब आपको समझ में आएगी, उसके लिए आप परेशान मत होइए। तो हम लोगों ने क्या कहा कि हमारे पास के अंदर हम न्यूक्लिक अम्ल पढ़ रहे हैं, और न्यूक्लिक अम्ल की एक इकाई न्यूक्लियोटाइड है जो खुद 3 घटकों से मिलकर बना है। पहला घटक था शर्करा, 5 कार्बन वाली शर्करा है, जिसे पेंटोज शुगर भी कह सकते हैं। असली में इसका नाम राइबोज शुगर है, क्योंकि ये आरएनए व डीएनए दोनों ही न्यूक्लिक अम्ल है, तो दोनों में मिलती है। तो आरएनए में ये C5H10O5 की कौन सी श्रृंखला हो गई है, आपकी कौन सी शर्करा हो गई है, राइबोज शर्करा हो गई है। और डीएनए में C5H10O4 वाली डीऑक्सी राइबोज शर्करा हो गई है। अब हम दूसरे उस पर आते हैं, और दूसरे हमारे पास में कौन आते हैं, नाइट्रोजन क्षार। ये दूसरे घटक है हमारे किसके, डीएनए के। क्षार, तो इनकी नेचर कैसी होगी, क्षारीय होगी, बेसिक नेचर के होंगे। इन्हें अंग्रेजी के अंदर क्या बोल दिया जाता है, इन्हें अंग्रेजी के अंदर बोला जाता है नाइट्रोजन बेस। अब देखिए ये नाइट्रोजन बेस जो होते हैं ना, ये आपके पास में 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से 2 तरह के होते हैं, सुनिएगा। एक तो आपके पास में इनका नाम होगा प्यूरिन, और एक आपके पास में ये कौन से होंगे, पायरीमिडीन। बोलो बात समझ में? तो एक है आपके पास में प्यूरिन और एक आपके पास में कौन से हैं, पायरीमिडीन। देखिए आपके पास में कुल नाइट्रोजन क्षार कितने हैं, आपके पास में कुल 5 नाइट्रोजन क्षार है। लेकिन न्यूक्लिक अम्ल आपके पास में 2 है, एक डीएनए और आरएनए, तो दोनों के पास में सिर्फ 4 ही न्यूक्लिक नाइट्रोजन क्षार होते हैं। आपके पास कुल कितने हैं, 5 है, लेकिन 2 न्यूक्लिक अम्लों के अंदर डीएनए के पास में भी 4 नाइट्रोजन क्षार है और आरएनए के पास में भी 4 नाइट्रोजन क्षार है। कैसे, अभी आपको पता चलेगा। अब ये जो प्यूरिन होते हैं ये भी आपके यहाँ पर 2 तरह के हैं। एक तो है यहाँ पर एडिनिन, जिसकी संरचना हम आपको बताएंगे, किसी एक की संरचना बताना जरूरी है। और दूसरा कौन सा है, ग्वानिन। अब इन दोनों को ही आप इनकी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। कहीं पर भी अगर मैं कैपिटल ए लिखूं तो आप समझ जाएंगे कि मैं एडिनिन लिख रही हूँ, और कहीं पर भी मैं कैपिटल जी लिखूं तो आप समझ जाएंगे कि मैं ग्वानिन लिख रही हूँ। इसी प्रकार से पायरिमिडिन आपके पास में 3 तरह के, तो उसकी वजह से टोटल 5 नाइट्रोजन क्षार हो जाएंगे। तो देखिए पायरिमिडिन आपके पास में कौन सा है, एक तो है आपके पास में साइटोसिन, एक है आप लोगों के पास में यूरेसिल, और एक है आपके पास में थाइमिन। और इन्हें आप शो भी कर सकते हैं। साइटोसिन को आप कैपिटल सी से शो करेंगे, यूरासिल को आप यू से शो करेंगे, और थाइमिन को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टी से रिप्रेजेंट करेंगे।
तो देखिए नाइट्रोजन क्षार तो आपके पास में कितने आ गए, टोटल 5, लेकिन अभी हमने कहा कि हमारे पास में 2 तरह के कौन उपस्थित होते हैं, हमारे पास में 2 तरह के न्यूक्लिक अम्ल है, एक डीएनए और एक कौन है, आरएनए। तो दोनों के अंदर भी तो हमें फर्क देखना होगा कि कौन सा किसके पास में, क्योंकि आपने कहा कि एक न्यूक्लिक अम्ल के पास में सिर्फ 4 ही नाइट्रोजन क्षार है। तो देखिए एडेनिन किसके पास में है, डीएनए के पास में भी है और आरएनए के पास में, तो प्लस का मतलब है कि दोनों में है। ग्वानिन भी डीएनए के पास में भी है और आरएनए के पास भी है। साइटोसिन भी डीएनए के पास में भी है और आरएनए के पास में भी है, लेकिन यूरेसिल सिर्फ और सिर्फ आरएनए के पास में है और थाइमिन सिर्फ और सिर्फ किसके पास में है, डीएनए के पास में। तो देखिए डीएनए के पास में कौन कौन सा आ गया, 1 2 3 और 4। आरएनए के पास कौन कौन सा आ गया, 1 2 3 और 4। तो मैंने कहा था ना कि 5 नाइट्रोजन क्षार है, लेकिन सिर्फ कोई 4 ही नाइट्रोजन क्षार है जो एक न्यूक्लिक अम्ल के पास में होगा। फिर से मैं एक चीज और ट्विस्ट जोड़ देती हूँ, यूरासिल बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता, थाइमिन ज्यादा स्टेबल होता है। और क्योंकि वो डीएनए के पास में, तो थाइमिन की उपस्थिति भी डीएनए को बहुत स्थायी बनाती है और इसलिए भी वो हमारा आनुवांशिक पदार्थ है। कुछ चीजों को ट्विस्ट लेते हुए चलते हैं, है या नहीं, आगे तरफ जाके मजे आएंगे पढ़ने के अंदर। अब देखिए अगर हमें इनकी संरचना में देखा जाए कि भाई जब दोनों ही नाइट्रोजन क्षार है, दोनों ही प्यूरिन है और पायरिमिडिन दोनों नाइट्रोजन क्षार, तो अलग क्यों बांटा, क्यों हम इन 2 तरह का नाइट्रोजन क्षार कह रहे हैं, उसका रीजन सुनिए। देखिए जो प्यूरिन होता है ना, इसमें पहली बात तो कितनी रिंग होगी इसकी संरचना में, अगर हम क्या देखें इसकी संरचना देखें तो इसमें डबल रिंग होगी, डबल रिंग। और इस डबल रिंग के अंदर 9 सदस्य होंगे, कितने सदस्य होंगे, 9। बोलो बात समझ में। यहां पर क्या होगी, यहां पर सिंगल रिंग होगी, संरचना के अंदर कैसी रिंग होगी, सिंगल रिंग होगी। एक मिनट, और साथ ही साथ में इनकी संरचना के अंदर कितने होंगे, 6 सदस्य होंगे, 6 सदस्य। चलिए हम अगर इनका डायग्राम देखें तो देखिए कैसा होगा, ये देखिए हमने एक तरफ तो ले लिया है एक प्यूरिन को और एक तरफ हमने ले लिया है किसको, पायरिमिडिन को। तो देखिए हमने एक एक लिया। एडेनिन को देखिए, आपको कितनी श्रृंखला नजर आ रही है एडेनिन के, सॉरी कितनी चेन नजर आ रही है, चेन नंबर 1 और चेन नंबर 2, वो नजर आ रही है कि नहीं आ रही। विषम चक्रीय क्योंकि चेन के अंदर, सॉरी रिंग के अंदर नाइट्रोजन आ रहा है। पायरिमिडिन भी आपके पास में विषम चक्रीय क्योंकि इनके भी चेन के अंदर कौन आ रहा है, नाइट्रोजन। लेकिन देखिए सदस्य कितने हैं, सदस्य में पता चल रहे हैं यहाँ पर 9 है। कैसे, 1 2 3 4 5 6, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए तो 9 सदस्य हो गए, डबल रिंग भी हो गई, आपको समझ में आ ही रहा है। ऐसे ही ग्वानिन भी होगा, उसमें भी डबल रिंग होगी और 9 सदस्य होंगे, हालांकि एडेनिन से उसकी संरचना क्या होगी, अलग होगी। ऐसे हम आते हैं पायरिमिडिन की तरफ, जो हमारे पास 3 तरह के थे, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। लेकिन हम किसको देखने वाले हैं, हम यूरासिल को देखने वाले हैं, ठीक है। तो यूरासिल के अंदर बेसिकली क्या होगा, यूरासिल के अंदर हाँ जी, यूरासिल के अंदर बेसिकली क्या हो जाएगा, 6 मेंबर होंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इस तरीके से इसमें कितने मेंबर होते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ 6 मेंबर होते हैं। बोलो यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये एक और क्या हो गया हमारे पास में चीज हो गई। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आगे की तरफ जब हम लोग बढ़ेंगे तो देखिए क्या होगा, तीसरा घटक आएगा। तीसरा घटक कौन है भाई, तीसरा घटक है यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड या फिर अम्ल, जिसे आप क्या कहेंगे H3PO4-। यानी कि ये कैसा है, ये है ऋणावेशित। ऋणावेशित होने की वजह से जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो भी कैसे हो जाते हैं, नेगेटिवली चार्ज। तो न्यूक्लिक अम्ल जो है वो कैसे, ऋणावेशित जैवाणु है, और वो दीर्घ अणु है तो ऋणावेशित आप उन्हें क्या कह सकते हैं, दीर्घ अणु। और न्यूक्लियोटाइड भी नेगेटिवली चार्ज होगा, ऋणावेशित होगा, तो न्यूक्लियोटाइड भी क्या है, एक ऋणावेशित लघु जैवाणु है। इसकी देखिए, इसको अगर हम खुल के देखें तो ये कुछ इस तरीके से है, POH OH OH डबल बॉन्ड माइनस।
अब ये डीएनए आरएनए को बनाएगा तो वहां पर भी ऋणावेश लेकर चला जाएगा, इसलिए वो अणु भी क्या ऐसे हो जाएंगे ऋणावेश। तो ये तो हो गया मेरे न्यूक्लियोटाइड के घटक। अब न्यूक्लियोटाइड बनता कैसे है, तो चलिए संरचना को समझिए, पहले सूत्र को समझिए। आप क्या पढ़ने जा रहे थे, आप न्यूक्लियोटाइड पढ़ रहे हैं। न्यूक्लियोटाइड दो तरह के होंगे, एक राइबो न्यूक्लियोटाइड जो कि आरएनए को बनवाएगा, एक डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए को बनवाएगा। तो चलिए न्यूक्लियोटाइड का जब आपको फॉर्मूला पता चलेगा तो हमें इतना तो पता चल गया भाई 3 घटक है, तो तीनों घटक तो इसके अंदर होंगे। इसके अंदर कौन होगी, शर्करा भी होगी। इसके अंदर कोई एक, भाई एक न्यूक्लियोटाइड को तो आप कोई एक ही नाइट्रोजन क्षार दोगे ना, या तो एडेनिन या गुआनिन या साइटोसिन या थाइमिन। और अगर वो डीएनए का है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड है, तो या तो एडेनिन या गुआनिन या साइटोसिन या फिर थाइमिन, है या नहीं है। तो एक कौन हो जाएगा यहाँ पर नाइट्रोजन क्षार, वह एक कौन हो जाएगा यहाँ पर फास्फेट। सब बोलो, बात समझ में आई। ये होगा न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मूला। लेकिन न्यूक्लियोटाइड बनने से पहले एक और संरचना बनती है, उस संरचना को हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोसाइड। तो पहले आप न्यूक्लियोसाइड को समझिए। देखिए न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड होता है शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षार, ये पहले बनता है, फिर न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो वापस हम लिखोगे न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मूला, तो मैं क्या कह सकती हूँ भाई, न्यूक्लियोटाइड बराबर मैंने ऊपर लिखा है शर्करा प्लस नाइट्रोजन प्लस फास्फेट समूह। अब इस शर्करा और इस नाइट्रोजन क्षार को मिलाकर हम न्यूक्लियोसाइड भी तो कह रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला और क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। So that will be the nucleotide। अब चलिए हम कैसे बनता है न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड हम देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये न्यूक्लियोटाइड कैसे बना होगा, न्यूक्लियोसाइड कैसे बना होगा, पहले टाइड। तो देखिए न्यूक्लियोसाइड जब बनता है तो आपने कहा, क्या कहा, आपने खुद ने लिखा है कि शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षार, कोई एक नाइट्रोजन क्षार है या नहीं। हमारे पास तो 4-5 तरह के हैं, डीएनए के पास में 4 है, आरएनए के पास में भी 4 है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन क्षार सदैव शर्करा के फर्स्ट कार्बन पर एन ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ता है। तो चलिए जी हम बना के देखते हैं। ये रही हमारे पास में हमारी शर्करा, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और 5वां कार्बन तो हमारा बाहर रहता था कि विषम चक्रीय थी, तो 1 हो गई, 2 हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया और 5वां हो गया। नाइट्रोजन क्षार एक बार में कोई एक, मान लीजिए एडेनिन आ रहा है नहीं, तो वो हमेशा पहले नंबर के कार्बन पर जुड़ेगा। क्यों, देखिए पहले नंबर के कार्बन पर OH समूह है जो कि कैसा है, एक क्रियात्मक समूह जो क्या करना चाहता है, क्रिया करना चाहता है। तो चाहे डीएनए की राइबोज श्रृंखला ले लो, चाहे डीएनए की डीऑक्सी राइबोज श्रृंखला ले लो या राइबोज श्रृंखला ले लो। अभी हमने देखा था कि इसकी संरचना के अंदर, अभी हमने देखा था इसकी संरचना में पहले नंबर के कार्बन पर OH समूह जुड़ा हुआ है, ये देख लीजिए, जो कि क्या है, एक क्रियात्मक समूह है। तो ये तो क्या करना चाहेगा भाई, ये तो क्रिया करना चाहेगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। और इसके क्रियात्मक समूह की वजह से, इसकी क्रियात्मक एक्टिविटी की वजह से यहाँ पर आकर कौन जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन क्षार। और जब ये जुड़ेगा तो यहाँ पर से एक जल का अणु क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और जो बंध यहाँ पर बनकर तैयार होगा उसे आप कहेंगे एन ग्लाइकोसिडिक बंध। ये आपके सामने बन गया न्यूक्लियोसाइड, जिसमें कार्बन, शर्करा के कार्बन नंबर 1 पर नाइट्रोजन क्षार जुड़ चुका है, जो कि A हो सकता है, T हो सकता है, G हो सकता है, C हो सकता है, U भी हो सकता है। T और U क्योंकि अभी हमने यहाँ पे लिखा नहीं कि डीऑक्सी शर्करा है कि राइबोज शर्करा है कि डीऑक्सी राइबोज शर्करा है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब आप क्या बनाने वाले हैं, अब आप बनाने वाले हैं न्यूक्लियोटाइड। और आप खुद लिख कर आए हो आगे कि
न्यूक्लियोटाइड जो आपके पास में होता है वो किससे मिलकर बनेगा? शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षार प्लस फास्फेट समूह, और इसे तो आप लोगों ने भी लिखा ही है, न्यूक्लियोसाइड। तो चलिए जी पहले हम न्यूक्लियोसाइड बना देते हैं। ये रही हमारी शर्करा, ये रहा पहला कार्बन, ये रहा दूसरा कार्बन, ये रहा तीसरा कार्बन, ये रहा चौथा कार्बन और ये रहा पांचवा कार्बन। कोई दिक्कत? पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन। पहले कार्बन पर कौन जुड़ चुका है? नाइट्रोजन क्षार जुड़ चुका है। कौन से बंध से? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, क्योंकि यहाँ पर OH समूह था। देखिए अब फास्फेट समूह जो है वो हमेशा 5वें नंबर के कार्बन पर जुड़ता है। क्यों? क्योंकि देखिए 5वें नंबर के कार्बन पर भी OH समूह उपस्थित है, क्रियात्मक समूह है, यहाँ पर भी क्रियात्मक समूह है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इस क्रियात्मक समूह के ऊपर जाकर क्या होगा? जुड़ेगा। तो इस क्रियात्मक समूह से साथ में ये भी रिएक्शन बन जाएगा, यहाँ पर भी क्या निकल जाएगा? जल का अणु निकल जाएगा, और ये जो बंध बन रहा है इसे आप कहेंगे फास्फोएस्टर बंध, और आपका न्यूक्लियोटाइड बनकर तैयार हो जाएगा। तो फिर से देख लीजिए, न्यूक्लियोटाइड में शर्करा होती है, नाइट्रोजन क्षार होता है और फास्फेट समूह होता है। एक नाइट्रोजन क्षार, एक शर्करा और एक फास्फेट समूह। नाइट्रोजन क्षार हमेशा शर्करा के, चाहे वो राइबोज शर्करा है आरएनए की या डीऑक्सीराइबोज शर्करा है डीएनए की, हमेशा और हमेशा उसके पहले नंबर के कार्बन पर ही जुड़ेगा, है ना, और ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जुड़ेगा। तो पहले नंबर के कार्बन का OH समूह यानी क्रियात्मक समूह काम आ गया। अब न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए फास्फेट समूह को भी जुड़ना है, जो कि चाहे राइबोज शर्करा हो चाहे डीऑक्सीराइबोज, 5वें नंबर के कार्बन पर जुड़ेगा फास्फोएस्टर बंध के द्वारा, है नहीं, और 5वें नंबर के कार्बन का भी OH समूह क्या आ गया है? काम में आ गया है, और हमारे सामने कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड बनकर क्या हो गया? तैयार हो गया है। तो ये हमारे पास में क्या है? ये हमारे पास में एक न्यूक्लियोटाइड है। अब अगली क्लास में हम क्या करेंगे? आज इतना ही काफी है। अगली क्लास में हम क्या करेंगे कि हमारे पास पहले तो कौन कौन से न्यूक्लियोसाइड है और कौन से न्यूक्लियोटाइड है, हम इनको जानेंगे, और फिर हम आपको ATP क्या होता है, LNG करेंसी होती है, सबने कह दिया मैम ऊर्जा का स्रोत है, बिल्कुल सही है, वो क्या होता है वो बताएंगे, जिन्हें हम उच्च कोटि के न्यूक्लियोटाइड कहेंगे, हायर न्यूक्लियोटाइड्स कहेंगे, और फिर कैसे न्यूक्लियोटाइड और DNA और RNA को बना रहे हैं, उनकी संरचना को बना रहे हैं, हम ये देखेंगे। तो तब तक के लिए हमारे साथ में बने रहिए, और आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने आपके बेसिक्स को क्लियर करने की इस लेक्चर में पूरी कोशिश की है। थैंक यू सो मच।